हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 के साइंस 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जो चैप्टर का नाम है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जिसमें मेजरमेंट जो ये वर्ड है मेजरमेंट, ये हमने बचपन में बहुत सारी चीजें मेजर की हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, किसी चीज का वेट हो गया, कुछ डिस्टेंस हो गया। सो मेजरमेंट हमने बहुत सारी चीजें की है। ये जो वर्ड मैटर है सर, ये जो वर्ड मैटर है ना, ये भी हमने कहीं ना कहीं सुना है। यस, कुछ आइडिया है अपने मैटर वर्ड कहाँ सुना है? ओके हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में या फिर हमारे थोड़े लोअर स्टैंडर्ड्स में 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में एक वर्ड पढ़ा था कि मैटर हैज मास। यस, एक वर्ड पढ़ा था, मैटर हैज मास एंड मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। सो यस स्टूडेंट्स, यहां पे भी उसी मैटर की बात हो रही है, वो मैटर जिसका कुछ तो मास होगा, कुछ तो उसका वजन होगा, कुछ तो मास होगा। अच्छा, और जहां भी रहेगा वहां पर उसका कुछ ना कुछ तो स्पेस रहने वाला है। ओके सो ये है जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मैटर। हम उस मैटर को कैसे मेजर करते हैं आज के डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस स्टैंडर्ड से लिया हुआ है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड कैसे बनता है, एंड व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट, स्लेक लाइम, वाटर का और लाइम का और लाइमस्टोन, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सो इनके ऊपर डिस्कस करने से अच्छा हम सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत ही इनके क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थियरी, तो इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव लर्न दैट द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जैसे एक Na एलिमेंट हो गया, Na मतलब क्या हो गया बच्चों, सोडियम, और एक Cl कंपाउंड है, जब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये NaCl एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं। दो अलग अलग एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। और यहां भी वही लिखा है कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारा कंपाउंड जो है वो कैसे बना है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। ये NaCl केमिकली कंबाइन होते हैं, और ये Na क्या है, Na हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, Cl भी क्या है, एक एलिमेंट है, और ये कंबाइन होकर हमें एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड। सो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट आर कंपाउंड्स, तो बच्चा इसका आंसर यही है कि इसका आंसर यहां से लिख सकते हो कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। वी हैव आल्सो लर्न दैट एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म जॉइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू ईच अदर। अब इसमें होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोडियम है तो सोडियम के कुछ अलग अलग एटम्स होंगे, यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन के कुछ अलग एटम्स होंगे, और ये दोनों एटम जब कंबाइन करते हैं तब जाकर मेरा मॉलिक्यूल बनता है या फिर मेरा एक कंपाउंड बनता है। यस, मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेम एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन अगर कंबाइन होंगे तो O2 बनेंगे। तो सेम एलिमेंट जब कंबाइन होते तो मेरा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे, HCl, तो मेरा जो है ये कंपाउंड बनाएंगे। यस, डिफरेंट एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे तो एलिमेंट बनाएंगे, और सेम एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे तो मेरा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो आई होप बच्चों ये वाला पैराग्राफ आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यस, सो इस चैप्टर में हमने कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा समझ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने वाले बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा ऊपर से बता दूं कि जब भी मैं किसी भी चीज को रिएक्ट करता हूं किसी चीज से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 Na है और 5 Cl है, फॉर एग्जाम्पल 5 Na एंड 5 Cl है, और अगर मैं इसको कंबाइन करने की कोशिश करूं तो कंबाइन होके मुझे कितना मिलेगा, 5 NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 NaCl। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 ग्राम था और यहां पे 5 ग्राम ऑफ Cl था, तो हो सकता है कंबाइन होके मुझे 10 ग्राम्स ऑफ NaCl मिल सके। यस, क्योंकि मास दोनों का क्या होता है, ये 5 ग्राम और ये 5 ग्राम मिलाकर मुझे 10 ग्राम्स देता है। मॉलिक्यूल्स भले ही 5 हो सकते हैं, बट कंबाइन होके टोटल जो मेरा ग्राम बनता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। और यही चीज यहां पे पहले लिखी हुई है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जब भी हम एक केमिकल चेंज करते हैं तो उसमें सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन है, अब सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन मतलब सोडियम हो सकता है अलग हो, क्लोरीन हो सकता है अलग केमिकल कॉम्बिनेशन का हो, कॉम्पोजिशन का हो, बट जब ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके NaCl बनाते हैं, जब ये NaCl बनाएंगे तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो सकता है।
तो इनके कहने का मतलब यही है कि जब भी हम एक केमिकल चेंज करते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा या फिर जो भी कॉम्पोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम एक केमिकल चेंज करेंगे। ओके, The fundamental experiments in this regard were performed by scientists in 18 and 19th century. 18 और 19th century में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया था। और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म क्यों किया सर, क्यों किया है केमिकल रिएक्शन सर? वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करते थे और ये उससे क्या पता चला कि उस बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से हमें पता चला कि फॉर एग्जांपल कि सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, स्टेबिलिटी पता चली। यस, MgCl2 कैसे बन सकता है, AlCl3 कैसे बन सकता है, अलग अलग कंपाउंड्स कैसे बन सकते हैं, केमिकली एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं, ये सब चीज पढ़ी हमने। सो व्हाइल डूइंग दिस दे मेजर एक्यूरेटली। अच्छा, उन्होंने क्या क्या एक्यूरेटली मेजर किया? द सब्सटेंस यूज्ड एंड फॉर्म्ड एंड डिस्कवर्ड मतलब कि कुछ भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जो सब्सटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, जिस भी सब्सटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी सब्सटेंस बन रहा है और जो भी नया सब्सटेंस डिस्कवर हो रहा है, ये सब चीज को कैसे मेजर किया गया है? एक्यूरेटली मेजर किया गया है। बच्चा, एम आई क्लियर विद दिस? यस। सो ये एक अगर हमने ओवरऑल पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हैं? 18-19 सेंचुरी में बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए और इस केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में करते वक्त हमने बहुत सारी चीजें मेजर की है एक्यूरेटली। और क्या क्या मेजर की है? जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और जो सब्सटेंस नया डिस्कवर हो रहा है। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। साइंटिस्ट कुड देन राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर वेरियस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये AlCl3 बन रहा है, तो ये AlCl3 हमें क्या बताता है कि एक एल्यूमिनियम को स्टेबल करने के लिए 3 क्लोरीन का रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है, ये किसने बनाया है? ये किसने बनाया है? साइंटिस्ट ने बनाया है। कैसे बनाया है? केमिकल रिएक्शन करके। क्या करके? केमिकल रिएक्शन करके। Yes, scientists could then write the molecular formula of various compound on the basis of Dalton's atomic theory. कौन सी theory? Dalton's atomic theory. And the law of chemical combination. Here we shall verify the law of combination by known of the chemical formula. Okay, so हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी इसके बाद। I hope यहाँ तक सारा चीज क्लियर होगा। ओके, अगर कोई भी लाइन में या कोई भी वर्ड में डाउट आएगा तो बोलना। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बट ये 2 एक्सपेरिमेंट्स में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊं। यस, मैंने कुछ थोड़ा सा ऐसा ट्राई किया है, कुछ नया चीज ट्राई किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो तरीका है केमिकल रिएक्शंस दिखाने का वो बरोबर है कि नहीं। थियोरेटिकल हम केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। दो मैं प्रैक्टिकली आपको लाइव तो नहीं दिखा पाऊंगा केमिकल रिएक्शंस, बट ऐसा है कि मेरे पास कुछ चीजें जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस दे सकते हैं। सो apparatus में मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा? कोनिकल फ्लास्क चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बैलेंस चाहिए। ओके, एंड रिएक्शन में मतलब रिएजेंट में, केमिकल्स में मुझे क्या क्या चाहिए? कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, Na2SO4 चाहिए, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। तो यहाँ पे नीचे 2 एक्टिविटी है और 2 एक्टिविटी में से हम कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है? टेक 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क। किसमें लेना है मुझे? कोनिकल फ्लास्क में। और उसके अंदर मुझे 18 ग्राम वाटर डालना है और 18 ग्राम वाटर डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा ये पता करने बोल रहा है। फॉर एग्जांपल मतलब सवाल क्या है कि मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड में मुझे पानी मिलाना है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम का चाहिए? 56। और वाटर कितने ग्राम का चाहिए? 18 ग्राम। तो मुझे क्या मिलेगा? और मेरा ऐसा लगता है मुझे कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और 56 प्लस 18, यस 56 प्लस 18, यस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलने वाला है। और 56 प्लस 18 हो जाता है, 74 हो सकता है। यस, तो 74 आई गेस मुझे मतलब 56 प्लस 18 करना है मुझे और आंसर 74 आने वाला है इसका। तो जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा वो मुझे 74 ग्राम का मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितना मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, जितना मैंने वाटर लिया था, जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो जो मेरा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है, वो इन दोनों का मास कंबाइन करके बना है, टोटल 74 ग्राम। समझ में आ रहा है? अब यही दिखाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। यस, सो ये एक छोटा सा लैब टाइप है। ओके, ये एक लैब की तरह है, यहां पे हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। यस, सो आई होप आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है। और सबसे पहले मुझे कोनिकल फ्लास्क लेना, तो मैंने कोनिकल फ्लास्क ले लिया। आप सब देख पा रहे हो? ओके, एक सेकेंड ना। यस, मैंने कोनिकल फ्लास्क ले लिया
ओके कोनिकल फ्लास्क के साथ साथ मुझे क्या लेने बोला था, टेस्ट ट्यूब लेने बोला था, मैंने टेस्ट ट्यूब भी ले लिया यहाँ पे। ओके तो ये चीज मैंने ले ली। अब मुझे रिएजेंट में क्या चाहिए था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे रिएजेंट्स के सेक्शन को स्लाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे कैल्शियम ऑक्साइड दिखे। यस कैल्शियम ऑक्साइड मुझे दिख गया। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे पोर करने का ट्राई किया। यस कितना ग्राम लेना था स्टूडेंट्स, कितना ग्राम, 56 ग्राम लेना था। आई विल ट्राई कि 56 ग्राम मिले। अगर 56 नहीं मिलता तो मैं 57 ले लेता हूँ। ओके चलो 57 ले लिया मैंने। ओके और उसके बाद लिक्विड में मुझे टेस्ट ट्यूब में क्या लेना था, वाटर लेना था। कितना क्या लेना था, वाटर। और वाटर को कितना लेना था, 18 लेना था। कितना लेना था स्टूडेंट्स, 18 ग्राम्स लेना था ना। यस तो मैं इसको 18 ग्राम्स लेने का ट्राई करता हूं। ओके ए यहाँ पे 18 दिख रहा है बच्चों आपको। यस 16 17 एंड 18 ले लिया मैंने। और 18 में ये जो 1 मोल लिख के आ रहा है ना बच्चों, ये थोड़ा ध्यान देना। ये जो 1 मोल लिख के आ रहा है ना, 1 मोल, सर ये मोल क्या होता है हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना और एक दो लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा कि मोल क्या होता है। मैंने वाटर ले लिया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फोकस करो, जब मैं इस टेस्ट ट्यूब को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में मिलाता हूँ, यस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में इसको मिक्स करता हूँ। मैंने टोटली मिक्स कर दिया। यस टोटली मिक्स हो गया। ओके तो आप देखो बच्चों स्क्रीन पे H2O धीरे धीरे कम हो रहा है, दिख रहा है H2O 16.5 4 3 2 1। अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड भी धीरे धीरे कम हो रहा है, दिख रहा है 50 49 48, दिख रहा है 48 आ गया। अच्छा और नया जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और आप देखो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का मास बढ़ रहा है, दिख रहा है 16 17 बढ़ रहा है। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको पहले ही कहा था ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जितना मास आप रिएक्टेंट में डालोगे उतना मास आपको प्रोडक्ट में मिलने वाला है। तो आप देखो धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मास धीरे धीरे कम हो रहा है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का मास बढ़ रहा है, क्योंकि केमिकल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉर्म। और क्या क्या यूज किया है मैंने इस रिएक्शन में, क्या क्या यूज किया मैंने रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ वाटर को मिक्स किया है। और आप देखो धीरे धीरे इनका मास कम हो रहा है और किसका मास बढ़ रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का। ओके बच्चा थोड़ा सा वेट करते ताकि ये आपको एक प्रूफ मिल जाए, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। बट आप ये चीज समझ पा रहे हो, अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना। और टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये कैसा लगा आप इसका रिप्लाई दे देना। ओके यस सो यहाँ पे देखो आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, और यहाँ पे वाटर का जो है वो धीरे धीरे मास कम हो रहा है। ओके यस और कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके एज यू कैन सी हियर। ओके सो मैंने कहा था 74 आना चाहिए, बट हमने यहाँ पे 56 की जगह 57 लिया था, तो आई गेस 75 आना चाहिए। मेरा ऐसा है कि 75 आना चाहिए था, बट लेट्स सी कितना आता है। ये 70 आ गया। नाउ दिस इज 72, यस 73 एंड 74 आ गया। यस जैसा हमने सोचा था वैसे ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ये 74 आ गया है। ओके बच्चा आपको ये रिएक्शन समझ में आया है? यस ये रिएक्शन समझ में आया। और अभी मेरा क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बच्चा आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके ओके लेट्स एंड दिस ईयर एंड हम जो है हमारे स्टडीज पे आ सकते हैं। सो यस हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म, जो भी हमारा सब्सटेंस फॉर्म हुआ था उसका मास क्या था बच्चों? यस उसका मास क्या था, उसका मास क्या था बच्चों? यस 74 था। मास कितना था उसका? 74 था। एंड व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन द इन्फ्रेंस? हमने एक सिमिलैरिटी देखी कि धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का मास कम हो रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड का मास CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मास कम हो रहा था, H2O का मास कम हो रहा था क्योंकि ये रिएक्टेंट में थे। और जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये जो फॉर्म हो रहा था इसका मास बढ़ रहा था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट रहता है तो थोड़ा रिवर्स करके इसको आप अच्छे से पढ़ो। यस ओके थोड़ा रिवर्स करके पढ़ना। थोड़ा इंटरेक्शन था बट ठीक है, वो थोड़ा चलता है, लाइव क्लास है थोड़ा ये, ठीक है। वन शॉट में ये वीडियो बनता है टोटली आपके लिए, तो इसमें थोड़े इंटरेक्शंस के लिए पूरा वीडियो रिपीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट हो गया है। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके कोई भी डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर वापस से बना दीजिए, तो इसको टोटली हम वापस से बना देंगे। ओके जो भी रहेगा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, आप जो भी सजेशंस है जो भी डाउट्स हैं आपके वो वहां पे आप बोल सकते हो। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी आप देखो कि यहां पर भी इन्होंने कुछ ऐसा एक रिएक्शन किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आपने देखा होगा, यहां पे क्या किया है, CaCl2 लिया है। क्या लिया है? CaCl2। ये पानी, ये जो नीचे है ना, नीचे लिक्विड के स्टेट में CaCl2, और टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, Na2SO4। क्या लिया है? Na2SO4। और जब दोनों को यहां पे वेइंग मशीन पे रखा तो उसका ग्राम कितना आ रहा था, 300.23 ग्राम आ रहा था। कितना आ रहा था? 300.23।
Am I clear with this? देखो ये जो लिक्विड स्टेट में है नीचे ग्रीन कलर का, ये CaCl2 है, और ये जो टेस्ट ट्यूब में है ये क्या है तुम्हारा सोडियम सल्फेट है। टेस्ट ट्यूब में बाद में क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स। और जब भी सोडियम सल्फेट और CaCl2 बनता है ना तो ऐसा एक सॉल्यूशन बनता है व्हाइट कलर का। लेकिन सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन बना तो बना, लेकिन आप ये तो देखो क्या सॉल्यूशन बना है, CaSO4 बना है। क्या बना है, CaSO4। अच्छा इसका रिएक्शन आपको देखना है तो मैं ऊपर दिखाता हूं, लेकिन पहले उसके पहले आप ये देख लो, पहले भी रिएक्टेंट का जो भी मास था और प्रोडक्ट का जो भी मास था, क्या सिमिलैरिटीज दिख रहा है बच्चों इनमें, ये दोनों भी क्या है हमारे, सेम है। क्या है, सेम। तो रिएक्टेंट में जो भी आपने लिया है मास, उतना ही मास आपको कहां मिलने वाला है, प्रोडक्ट में मिलने वाला है। टोटल मास, यस, total mass in the reactant would be equal to total mass in the product। ना कम होने का चांस है बट ज्यादा होने का कभी चांस नहीं बन सकता। अच्छा यहां पे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन मेरा था Na2SO4 प्लस CaCl2 था। तो हुआ क्या, ये जो Ca था ये SO4 के साथ कंबाइन हो गया और NaCl के साथ कंबाइन हो गया। तो क्या बना यहाँ पे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना, और प्लस मुझे अलग से क्या मिल गया है, NaCl मिल गया। क्या मिल गया, NaCl। यही है, ये Ca चला गया है SO4 के पास और Na आ गया है Cl2 के पास, और मुझे यहाँ पे NaCl बना है और CaSO4 बना है। तो बच्चों आई होप ये आपको रिएक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया। अगर आपको ये रिएक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, और ये एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कुछ हमें नया नहीं सिखाता बच्चों, कुछ भी नया नहीं सिखाता, बस वो यही कहता है कि जब टोटल, जो अभी हमने पढ़ा, टोटल मास जो मेरा रिएक्टेंट में था, कहां पे था, रिएक्टेंट में, वही मेरा टोटल मास प्रोडक्ट में बनने वाला है। कहां बनने वाला है, प्रोडक्ट में। टोटल मास इन द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दिख रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है उसमें जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो सेम है। सेम किसके है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो कभी भी अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पूछा तो आप ये लिख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक का आंसर लिख सकते हो। यस, साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हो, उनका ईयर लिख सकते हो, ओके, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला वो लिख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सो बच्चों ये यहां पे वन शॉट में फिनिश हो गया ये, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैटर। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं पहले कह रहा हूं, इस चैप्टर का मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही मेरा नोट्स फॉर्म होता है मैं आपको एक टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देता हूं। जिन बच्चों का भी एग्जाम है चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। ओके, टेलीग्राम का लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं। ओके, सो चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो हमने पढ़ लिया कि जितना मास रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही मास मुझे प्रोडक्ट में मिलने वाला है। तो सर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूं कि आपको एल्यूमिनियम के बारे में पता है, ओके, और एल्यूमिनियम के बारे में पता है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,3। क्या एल्यूमिनियम एक स्टेबल एलिमेंट है? नहीं सर, 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देना तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, सो एक एल्यूमिनियम यहां पे बेचारा खड़ा है और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर खड़ा है कि भाई कोई आओ और हमारे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लो। एक क्लोरीन आता है और एक क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऊपर से एक और क्लोरीन आता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यस, सभी क्लोरीन ने एक 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 इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक एक इलेक्ट्रॉन पाकर सब क्लोरीन क्या हो गए, स्टेबल। और यहां पर एल्यूमिनियम ने तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एल्यूमिनियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3। समझ में आ रहा है? तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तब जाकर एल्यूमिनियम भी स्टेबल हुआ और सारे क्लोरीन भी स्टेबल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, एक एल्यूमिनियम को स्टेबल करने के लिए कितने क्लोरीन लगते हैं, 3 क्लोरीन लगते हैं। एक एल्यूमिनियम को स्टेबल करने के लिए कितने क्लोरीन लगते हैं, 3 क्लोरीन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही सिखाता है कि अगर आपको एक एल्यूमिनियम को स्टेबल करना है तो आपको कितने क्लोरीन लगने वाले, 3। 1:3 का रेशियो है। अच्छा, तो सर अगर मेरे पास 2 एल्यूमिनियम है तो कितने क्लोरीन लगने वाले, 6। अगर मेरे पास 3 एल्यूमिनियम है तो कितने क्लोरीन लगने वाले, यस बच्चा, उसके हिसाब से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन चलता रहेगा। Am I clear with this बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? सर एक और एग्जांपल दे दे, चलो एक और। अच्छा सर किसी के मन में सवाल आया क्या कि सर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? बच्चा मैं समझा दे रहा हूं, देखो यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। क्या है, 17, जो कि है 2,8,7। अच्छा बच्चों मैं अभी आपको क्लियर कह रहा हूं कि अगर किसी को 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स के बारे में, सारे 1 से 20 एलिमेंट्स लाइन से याद नहीं है, उनका वैलेंस क्या है, वैलेंसी क्या है, सर ये सब क्या आप कह रहे हो, वैलेंस, वैलेंसी, स्टेबिलिटी, ये सब नहीं आता, कमेंट सेक्शन में बोलो, एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ उसके लिए बना देते हैं। सिर्फ 1 से 20 एलिमेंट्स को याद करेंगे अच्छे से, वैलेंस, वैलेंसी टोटली डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। जो भी है कमेंट सेक्शन में प्लीज बात कर लेना मेरे से, ओके।
सो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, जिनको भी समझ में आता होगा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2,8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। क्या क्लोरीन एक स्टेबल एलिमेंट है? नहीं सर। कब स्टेबल होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यही वो एक इलेक्ट्रॉन किसने, कहां से एक्सेप्ट किया? उसने क्लोरीन, एल्यूमिनियम से एक्सेप्ट किया। और एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये भी क्या हो गया? स्टेबल। क्या हो गया? स्टेबल। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं इस साइड पे, यहां पे देखो, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है सर? एटॉमिक नंबर क्या उसका? 12 है। तो मैग्नीशियम अगर 12 पे आता है तो क्या होगा? 2,8,2। क्या ये स्टेबल एलिमेंट है? नहीं सर, एक अनस्टेबल है। स्टेबल कब होगा सर? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो मतलब मैग्नीशियम बेचारा गार्डन में खड़ा है कि सर मुझे ये, सर कोई मेरा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो मार्केट में आ जाता है हमारा क्लोरीन, और क्लोरीन आ गया। अच्छा, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? जब भी, अब भी जस्ट हमने पढ़ा है, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जैसे ही क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन हो गया स्टेबल। क्या मैग्नीशियम स्टेबल हुआ है बच्चों? मैग्नीशियम स्टेबल हुआ है? ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम को 2 देना था इलेक्ट्रॉन, अभी तक 1 ही दिया है, तो मैग्नीशियम स्टेबल नहीं है। और मैग्नीशियम को अगर स्टेबल करना है तो एक और क्लोरीन को आना पड़ेगा, और ये क्लोरीन भी मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्लोरीन तो हो गया स्टेबल, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया? स्टेबल। इससे क्या समझ में आया कि अगर एक मैग्नीशियम को स्टेबल करना है तो कितना क्लोरीन लगेगा? 2। और ऐसे ही तो हम MgCl2 लिखते हैं, और इसमें रेशियो क्या चलता है बच्चों? 1:2 का। यस, 1:2, 2:4, ऐसे चलता रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये जो प्रपोर्शन बना रहे हैं हम लोग सर, ये जो हमने प्रपोर्शन बनाया यहाँ पे 1,3 वाला, यहाँ पे 1:2 का रेशियो जो बन रहा है, यही तो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल किसका दिया है? हाइड्रोजन का। किसका दिया है? हाइड्रोजन का, H2O का। और यहां पे जो प्रपोर्शन बनाया गया है, ये प्रपोर्शन बनाया गया मास पे, क्योंकि चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर में ये जो मास आ जाएगा, मास के ऊपर बनाया है। सो यहां पे क्या बोला है? यस, ये हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया है? द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स। सभी का जो मास का प्रोपोर्शन है वो फिक्स हो सकता है। अब ये तो नहीं समझ में आ रहा सर यहाँ पे क्या लिखा है, इसको समझना है तो बेस्ट आपको बोलता है ये एग्जांपल पढ़ो। एग्जांपल में क्या बोल रहा है? द मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन द वाटर मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स इज 1:8। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है ना H2O का, उसमें वाटर का जो होता है वो होता है 2 ग्राम का, और ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम का। और अगर इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 1:8। मतलब जो वजन का रेशियो है, मास का रेशियो है, वो वाटर में क्या रहता है? 1:8। सर ये हाइड्रोजन का 2 क्यों है? अरे बच्चा, मैं यहां पे स्पेस ले रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। हाइड्रोजन का जो है उसका मास होता है 1, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16। तो कितने हाइड्रोजन लिए? 2 हाइड्रोजन लिए, तो इसलिए टोटल मास कितना लिया है? 2 लिया है। और ऑक्सीजन का टोटल मास, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो वो 2 है, तो 2:16 है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1:8 बनेगा। तो इनके कहने का मतलब, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बच्चों, इसको हाईलाइट करने जैसा है। यस, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से मॉलिक्यूल में? वाटर मॉलिक्यूल्स में। उनका जो रेशियो है वो क्या है? 1:8 का रेशियो है। कौन सा रेशियो है? 1:8 का। ये एकदम हाईलाइट करने जैसा पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर दिया जाए। ओके, यस, इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एक सेकेंड। यस, 1:8 वाला रेशियो, ये जो 1:8 का रेशियो है ये एकदम हाईलाइट करने वाला है। दैट मीन्स व्हाट? 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। 9 ग्राम, अगर आपको 9 ग्राम का वाटर चाहिए, 9 ग्राम का, ये सही बात है ना? अभी देखो हमारा जो ये होगा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, एक्चुअल एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो कितने ग्राम का रहेगा? 9 ग्राम का अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। यहां पे वही लिखा है। Yes, that means 9 gram of water is formed by the chemical combination of 1 gram of hydrogen. कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दिस मीन्स दैट यहां से 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डैश ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। प्लीज आप ऐसे जो ये सब यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, प्लीज आप भी इसको अपने टेक्स्ट बुक्स में हाईलाइट कीजिए। और थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं तो थियोरी के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया है और टेक्स्ट बुक ही ओपन करके हम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल ग्राम होता है 44। यस, तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का हमने देखा कितना है? 18 है। यस, सॉरी, ऑक्सीजन का 16 है। आई एम सो सॉरी। यस, ऑक्सीजन का 18 नहीं है, ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है।
यस, सो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, CO2 है। क्या है, CO2, मतलब एक कार्बन तो 12 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 बार 16 करना पड़ेगा। और 16 प्लस 16 क्या होता है, 32, और 32 प्लस 12 क्या होगा, 44। तो एक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने ग्राम का है मेरे, 44 ग्राम्स का है। कितने ग्राम्स का है, 44 ग्राम्स का है। और 44 ग्राम्स में कितना कितना कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। और कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 32। और इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:8 का। कितने का रेशियो बनेगा, 3:8। यस, 32 को डिवाइड करो 12 से, क्या आंसर आएगा, 4 3 जा 12। यस, 4 3 जा 12 बनेगा ना, और 4 8 जा 32, तो 3:8 का रेशियो बना ना। तो यस, यहाँ पे कितने का रेशियो बना है, 3:8 का। और बच्चों पता नहीं क्यों फिर से मन लग रहा है कि वाटर में से या कार्बन डाइऑक्साइड में से कुछ ना एक आपके बोर्ड एग्जाम के फिल इन द ब्लैंक्स MCQs कहीं भी आ सकता है। ओके, सो मैं ऐसा करता हूं कि अभी जो है हमने टोटली पेज नंबर, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वाला पार्ट है, ये आप पढ़िए। अगर आपको इसमें पढ़ते वक्त कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कहिए और हम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पेज नेक्स्ट पेज आ जाता है वो हमारा पेज नंबर 47 है। और ये जो पेज नंबर 47 है, ये पेज नंबर 47 हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, दैट इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक का वैलेंसी। ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके पहले साइज, मास, वैलेंसी नहीं पता तो हमको 1 से 20 एलिमेंट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए बोल रहा हूं, अगर 1 से 20 एलिमेंट आता है आपको, सब कुछ आपका 1 से 20, देखो बच्चे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको 1 to 20 एलिमेंट्स अच्छे से आता है, उनका वैलेंसी पता है, उनका मास अगर आपको कुछ आता है तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं आता तो पहले बोलना, तो पहले ये वीडियो बनाऊंगा मैं कल, और उसके बाद मैं ये टॉपिक्स पे आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। जैसा भी हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं 24 आवर्स में। एक भी रिप्लाई आया मुझे कि सर 1 to 20 वापस रिवाइज करा दो, तो मैं वापस से 1 to 20 रिवाइज करा के फिर इस पे आने वाला हूं। ओके, हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो एक भी स्टूडेंट का आता है तो मैं वो वीडियो उसके लिए डेडिकेटली बना दूंगा। बट मैंने बना दिया तो प्लीज जाकर उसको देख लेना एक बार। ओके, बनाना सफल हो जाएगा मेरे लिए। ओके, सो यहां से जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।